यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ साइंस। और आज का जो हमारा सेशन है ये है सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए। और जो चैप्टर आज हम देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम PYQs भी देखेंगे और साथ ही साथ हम MCQs भी देखेंगे जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बढ़ते हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर के ऊपर, ये आपको लास्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ है जुलाई 2024 का, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको बनाए जाते हैं और इसी तरह से आपको क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, सेशन को अच्छे से अगर देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था देखेंगे हम। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या है? देखिए, असर्शन रीज़न टाइप पे क्वेश्चन बढ़ चुके हैं, आपके एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं। असर्शन क्या था? देखिए, अभिकथन, द फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडेसेंट बल्ब इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। यानी कि एक तापदीप्त बल्ब का तंतु टंगस्टन के बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो बात तो सही है कि इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब हम किसे कहेंगे? जो ओल्ड वाले जो बल्ब आते थे जिसकी येलोइश थोड़ा रोशनी होती थी, ऊपर से ग्लास टाइप का जो होता था। अभी आजकल वो यूज़ नहीं हो रहे। इनकैंडेसेंट बल्ब के बाद CFL बल्ब भी आए, लेकिन अभी ज़्यादातर LED चलन में आ चुके हैं। तो जो इनकैंडेसेंट जो बल्ब आते थे उसके अंदर जो फिलामेंट होता था, जो बारीक तार होता था, वो टंगस्टन का बना हुआ है, ये कह रहा है। तो बात बिल्कुल सही है कि इनकैंडेसेंट बल्ब या फिर तापदीप्त बल्ब जिसे हम कहते हैं, वो तंतु का, उसका जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। रीज़न क्या कह रहा है देखिएगा, टंगस्टन हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि टंगस्टन का निम्न जो होता है प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक, टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध यानी कि लो रेजिस्टेंट होता है, और जो गलनांक होता है उसका वो उच्च होता है। यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जहाँ पर से वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, तो वो हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट के हद तक तो यहाँ पर बात उसने सही कहा है दोस्तों, कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा टंगस्टन का ये हाई होगा, लेकिन जो रेजिस्टेंट होगा ये लो नहीं होगा। टंगस्टन का रेजिस्टेंट पावर भी जो रहेगा ये भी हाई रहेगा। टंगस्टन जो है ये हाई रेजिस्टेंट है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर असर्शन तो सही कह रहा है, असर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न जो था यहाँ पर ये रॉन्ग हो रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा हमारा, ये यहाँ पर सही रहेगा। देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि A सही है और R गलत है, ये इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन आपको लास्ट एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों। चलिए, इसी तरह के हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, यहाँ पर आप इस डायग्राम में, इस इमेज में भी आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो है, ये ऊपर का, इसे हम कहते हैं ग्लास बल्ब। ये जो ग्लास का, जो कांच का जो बना होता है, इसे कहते हैं हम ग्लास बल्ब। उसके बाद जो इनर्ट गैस होती है, इसके अंदर जो एयर होता है, जो खुला जो पोर्शन होता है एयर वाला, उसके अंदर एक गैस होती है जिसे हम आर्गन गैस भी कहते हैं। टंगस्टन के जो बल्ब होते हैं उसके अंदर आर्गन गैस को भरा जाता है। क्यों आर्गन गैस उसके अंदर दी जाती है? ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में फिलामेंट का रिएक्शन होकर उसकी जो लाइफ हो वो कम ना हो, इसके लिए वहाँ पर इनर्ट आर्गन गैस को दी जाती है। ये जो आपको दिख रहा है ये है फिलामेंट का, टंगस्टन का फिलामेंट, ये जो बारीक वाला है। और बाकी ये नीचे उसका बेस है, फिर उसके एग्जॉस्ट ट्यूब होती है, लीड वायर्स होते हैं, और नीचे वाला जो मेटल का कैप होता है इसके अंदर। तो ये अलग अलग उसके पार्ट होते हैं बल्ब के। तो ये ओल्ड वाला जो टंगस्टन का जो बल्ब था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल? विद्युत सेल का प्राथमिक कार्य क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है। ऑप्शन क्या है देखिएगा, टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, क्या ये इसका प्राइमरी फंक्शन है? ऑप्शन बी देखिए, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये तो बिल्कुल गलत बात है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? टू रेगुलेट करंट
इन अ सर्किट, यानी कि सर्किट में करंट को विनियमित करने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर सही रहेगा हमारा। ए जो रहेगा कि सेल जो होता है हमारा, जो छोटी सी बैटरी होती है, तो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, तो वहाँ पर वो केमिकल से मतलब वो केमिकल एनर्जी में है, और वो केमिकल एनर्जी को जैसे ही हम किसी से जोड़ते हैं, किसी डिवाइस से जोड़ते हैं या किसी वायर्स से जोड़ते हैं, तो वो केमिकल्स के अंदर से उसकी कन्वर्ट होती है एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो हमें इलेक्ट्रिक देता है। या फिर हम किसी लाइट से जोड़ते हैं तो वहाँ पर लाइट प्रोड्यूस होती है, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ अ क्लोज सर्किट? बंद सर्किट क्या होता है? देखिए सर्किट दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज सर्किट और दूसरा होता है ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट यानी कि हम उसे कहेंगे जो पूरी तरह से क्लोज है, पूरी तरह से अपने सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। और ओपन सर्किट यहाँ से यानी कि जहाँ से कहीं से कोई सर्किट अगर खुला हुआ होगा तो उसे हम कहेंगे ओपन सर्किट। ऑप्शन क्या कर रहा है देखिएगा, अ सर्किट विथ अ ब्रोकन पाथ। तो ब्रोकन पाथ अगर है, टूटे हुए पथ वाला सर्किट अगर है, तो इसे हम कहेंगे ओपन सर्किट। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन बी है, अ सर्किट इन विच द पाथ इज़ कंप्लीट अलाउइंग करंट टू फ्लो। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल फिट होती है कि एक सर्किट जिसमें पथ पूरा होता है जिससे धारा प्रवाहित होती है। अगर सर्किट पूरा रहेगा, करंट का सर्किट जो रहेगा ये अगर पूरा बनेगा तभी वहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो उसे हम कहेंगे क्लोज सर्किट। ऑप्शन सी है, अ सर्किट दैट डज़ नॉट अलाउ करंट टू फ्लो। तो इसे भी हम ओपन सर्किट कहेंगे। अ सर्किट विथ एन ओपन स्विच, अगर ओपन स्विच है तो उसे भी हम ओपन सर्किट ही कहेंगे। लेकिन क्लोज सर्किट का यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन फिट होता है और वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर आपको इस इमेज में भी समझाया गया है कि ये जो सर्किट है यहाँ से आपको ये खुला दिख रहा है। यहाँ पर जो है ये वायर अगर ये यहाँ पर टच हो जाता है इसके मेटल के टिप के ऊपर, जो बल्ब है बल्ब के मेटल के टिप के ऊपर अगर ये रेड कलर का वायर का जो कोना है अगर ये यहाँ पर टच हो जाएगा तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। और क्लोज सर्किट जब होगा तो सेल में जो केमिकल एनर्जी है ये यहाँ पर फ्लो करना चालू कर देगी, ये यहाँ पर फ्लो करेगी और फ्लो कर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो वहाँ पर हमारा लाइट ग्लो करेगा, वहाँ पर बल्ब जल जाएगा। वहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गैस इन्वेलप इन एन इनकैंडेसेंट बल्ब? अभी हमने इनकैंडेसेंट बल्ब सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था दोस्तों। तो वहाँ पर जो उसका ग्लास जो दिया हुआ है, तापदीप बल्ब में कांच के आवरण का क्या कार्य है? जो ग्लास होता है उस ग्लास का कार्य क्या है आपको वो बताना है। देखिए यहाँ पर तो देखिए ऑप्शन क्या दिख रहा है, टू प्रोटेक्ट द फिलामेंट फ्रॉम मॉइस्चर, यानी कि फिलामेंट को नमी से बचाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द फिलामेंट फ्रॉम द मॉइस्चर, नमी से बचाने के लिए फिलामेंट को। टू एमिट लाइट, यानी कि प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए। सी है, टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम रिएक्टिंग विथ एयर, यानी कि फिलामेंट को हवा के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए। या फिर टू सपोर्ट द बल्ब्स स्ट्रक्चर, बल्ब की संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर जो होता है उसको सहारा देने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा सी, यानी कि जो बाहर की जो इन्वायरमेंट का जो एयर है, इन्वायरमेंट की जो हवा है, बाहर से जो हवा जो मिल रही है वहाँ पर फिलामेंट को, अगर वो हवा के साथ अगर संपर्क में आएगा फिलामेंट तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वो रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन से बचाने के लिए उसको फिलामेंट को हवा के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए हम वहाँ पर ग्लास एनवेलप देते हैं दोस्तों। और ग्लास एनवेलप देने के बाद उसकी जो लाइफ स्पैन भी रहेगी, जो वो जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक टिका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट बल्ब्स इज़ नोन फॉर हैविंग अ फिलामेंट दैट ग्लोज व्हेन हीटेड? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश बल्ब अपने फिलामेंट के लिए जाना जाता है जो गर्म होने पर चमकता है? तो जब से हम वही देख रहे थे दोस्तों, तो ऑप्शन इसका सीधा सीधा है यहाँ पर सी, यानी कि तापदीप बल्ब, यानी कि इनकैंडेसेंट बल्ब। फ्लोरेसेंट लैंप अलग होता है, एलईडी जो होता है लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब वो अलग होता है, और हेलोजन बल्ब अलग होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे इनकैंडेसेंट बल्ब की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर environmental concern associated with the disposal of CFL bulb। क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी CFL बल्बों के निपटान से जुड़ी प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है। देखिए कंसर्न बताना आपको, इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद द डिस्पोजल ऑफ CFL बल्ब। CFL बल्ब अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका पर्यावरण पर, हमारे इन्वायरमेंट पर क्या असर हो सकता है। तो इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। ऑप्शन दे रहा है, देखिए हाई एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन इसका बहुत ज़्यादा हाई था। अगर ये बात अगर हम यहाँ पर कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन तो हमारा इनकैंडेसेंट बल्ब में था। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, देखिए प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी, यानी कि पारे की उपस्थिति। जी हाँ, इसकी वजह से पारे की उपस्थिति अगर रहती है, प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का प्रेजेंस अगर होता है वहाँ पर, तो फिर इन्वायरमेंट के अंदर जो है सो उसका असर होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है, उससे प्रदूषित हो सकता है, क्योंकि पारा और मर्क्यूरी जो होता है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, एक्सेसिव हीट जनरेशन, बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करता है, या फिर शॉर्ट लाइफ स्पैन, छोटा जीवन काल होता है। छोटा जीवन काल तो हमारा इनकैंडेसेंट बल्ब का होता है दोस्तों। और LED बल्ब जो होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, तो इसका लाइफ स्पैन बड़ा होता है, लॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब एंड फ्लोरेसेंट बल्ब। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो है प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी, यानी कि पारे की उपस्थिति होती है जिसका हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा असर होता है। देखिए यहाँ पर भी आपको समझाया गया है कि जो CFL जो होते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंस लैम्प, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि CFL का फुल फॉर्म क्या है। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंस लैम्प ये जो है CFL कहलाता है। कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी, टॉक्सिक सब्सटेंस, ये जो होता है ये एक जहरीला पदार्थ होता है मर्क्यूरी। जी यहाँ पर आप इस इमेज के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बारीक बारीक जो वेपर्स आपको दिख रहे हैं, तो ये मर्क्यूरी वेपर्स है जो कि आपके CFL के अंदर पाए जाते हैं। तो ये है मेन उसका रीज़न जो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर हमारे असर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। पहली एक बच्ची है, एक लड़की है कोई, और उसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है कि पहली इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, यानी कि पहली के पास कनेक्टिंग तार कम पड़ रहे थे। टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट शी में यूज़ यानी कि एक पहेली है और एक वो लड़की है जो एक सर्किट बनाना चाह रही है, लेकिन सर्किट को कंप्लीट करने के लिए उसके पास एक वायर जो था, वो वायर उसके पास शॉर्ट पड़ रहा है। तो वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कौन सी वस्तुएं, कौन से ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर यूज़ कर सकती है। तो उसके ऑप्शन क्या दिया है, देखिए ऑप्शन ए है ग्लास बैंगल्स यानी कि कांच की चूड़ी। ऑप्शन बी है थिक थ्रेड, मोटा धागा। ऑप्शन सी है रबर पाइप, और ऑप्शन डी है स्टील स्पून, यानी कि स्टील का जो चम्मच होता है उसका उपयोग करेंगी। किस चीज़ का उपयोग करेंगी वो, देखिए एक वायर है, उसने कंप्लीट एक सर्किट बनाया है, लेकिन कंप्लीट सर्किट अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा उसको डिस्टेंस जोड़ने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस उसको शॉर्ट पड़ रहा है वायर वहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ अगर वो जोड़ेगी तो उसकी वजह से उसका सर्किट कंप्लीट होगा, ये आपको बताना है। तो गिलास बल्ब अगर हम जोड़ते हैं, कांच की चूड़ी को अगर हम, गिलास बैंगल अगर हम जोड़ते हैं, तो कांच के अंदर से क्या करंट फ्लो करता है, क्या ग्लास के अंदर से करंट फ्लो करता है। तो ये एक बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर हमें वहाँ पर लेना होगा। तो गुड कंडक्टर क्या रहेगा, थिक थ्रेड, एक मोटा अगर धागा हम लेते हैं तो क्या धागे में से करंट फ्लो करता है, तो ये भी एक उसका बैड कंडक्टर कहलाता है दोस्तों। रबर पाइप भी एक बैड कंडक्टर है, लेकिन गुड कंडक्टर क्या है यहाँ पर, एक स्पून जो स्टील का है। स्पून अगर स्टील का अगर होता है, आप अगर उसके अंदर से करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो आसानी से वहाँ पर करंट का फ्लो होगा। तो एक स्टील का स्पून लेगी पहली, और वहाँ पर वो अपने सर्किट को कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर भी जो बनेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि स्टील चम्मच का उपयोग कर सकती है पहली। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ LED बल्ब्स ओवर इनकैंडेसेंट बल्ब। तापदीप बल्बों की तुलना में LED बल्बों का मुख्य लाभ क्या है। देखिए व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ LED बल्ब। LED बल्ब का एडवांटेज क्या है ओवर इनकैंडेसेंट बल्ब। लोअर इनिशियल कॉस्ट, क्या LED का कॉस्ट लो होता है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल इनकैंडेसेंट बल्ब, नहीं होता, बिल्कुल गलत।
एबिलिटी टू वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर सकता है? गलत। लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड एनर्जी इफ़िशियंसी, यानी कि लंबी उम्र और ऊर्जा दक्षता, तो ये बात बिल्कुल सही रहेगी दोस्तों, क्योंकि एलईडी बल्ब जो होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है ये ज़्यादा दिनों तक टिके होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे जो इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं जिसके अंदर फिलामेंट मिलता है आपको। तो ये जो होते हैं एलईडी बल्ब ये ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। तो यहाँ पर हम सी के साथ जाएंगे, लंबी उम्र और ऊर्जा दक्षता, यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़? तो विद्युत फ्यूज़ का प्राथमिक कार्य क्या है ये आपको बताना है। फ्यूज़ जो होता है, हम जो इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है हमारा, जहाँ पर हम प्लग्स करते हैं या फिर स्विचेस जो होते हैं, तो वहाँ पर हम एक फ्यूज़ अटैच करते हैं। तो उस फ्यूज़ का प्राइमरी या प्राथमिक कार्य क्या है यहाँ पर आपको ये बताना है। ऑप्शन क्या कह रहा है देखिएगा, टू रेगुलेट वोल्टेज, बी है टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल ओवरलोड्स, यानी कि विद्युत अधिभार को रोकने के लिए, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए, टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, यानी कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, क्या ये इसका काम है? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा दोस्तों, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल ओवरलोड, यानी कि विद्युत अधिभार को रोकने के लिए। अगर करंट फ्लो बढ़ता है, अगर करंट का जो फ्लो है उसका लोड बढ़ता है, अगर वो ओवरलोड होता है, उसकी जो लिमिट है उस लिमिट को वो क्रॉस करके अगर लिमिट बढ़ाता है, तो क्या होगा उससे हमारे अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ये ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी है, अगर अचानक से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो अगर बढ़ता है और वहाँ पर अगर आप फ्यूज़ कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपके अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं बिल्कुल। तो इसी वजह से हम हमारे सर्किट्स में, हमारे बोर्ड्स के अंदर हम फ्यूज़ को जोड़ते हैं, ताकि अगर करंट का फ्लो बढ़ता है वहाँ पर तो हम वो फ्यूज़ जो सो क्या करेगा वहाँ पर, एक तो अभी तो लेटेस्ट फ्यूज़ भी आ गए जिसके जो किटकैट जो कहते हैं उसे, वो ट्रिप होता है और उसका स्विच नीचे गिर जाता है। और जो पहले वाले जो स्विच होते थे तो वहाँ पर एक तार लगाया जाता था, एक वायर को जोड़ा जाता था, और वो जो वायर होता था जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ओवरफ्लो होता था तो वो वहाँ से वायर जलकर वहाँ पर सर्किट को तोड़ देता था। तो इसके कारण हम जो है वहाँ पर फ्यूज़ को जोड़ते थे दोस्तों। यहाँ पर जो सो आप देखिए समझ सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन में कि विद्युत फ्यूज़ एक सुरक्षा उपकरण है जिसे विद्युत सर्किट को ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये तब सर्किट को तोड़कर काम करता है जब करंट सुरक्षित स्तर से अधिकतर हो जाता है, जिससे विद्युत प्रणाली या उपकरणों को होने वाले संभावित नुकसान को रोका जा सकता है। तो समझ गए दोस्तों कि हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, हम उसके नुकसान से बचने के लिए हम वहाँ पर फ्यूज़ को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, व्हाट मटेरियल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द फ्यूज़ एलिमेंट इन अ फ्यूज़, यानी कि फ्यूज़ तत्व के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जो फ्यूज़ का जो एलिमेंट्स, जो फ्यूज़ का वायर या फिर फ्यूज़ के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसे बनाने के लिए किस चीज़ का या फिर किस मटेरियल का हम जो सो इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर देखिए कॉपर, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है टीन लीड अलॉय, और ऑप्शन डी है टंगस्टन। अलॉय किसे कहते हैं? देखिए अलॉय यानी कि किसी भी दो धातुओं का मिश्रण जो होता है तो उसे हम कहते हैं अलॉय। तो टीन और लीड, टीन एक अलग मेटल है, लीड एक अलग मेटल है। यहाँ पर दोनों धातुओं का जो मिश्रण होता है, जिसे मिश्र धातु हम कहते हैं, तो वो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हमारे फ्यूज़ के एलिमेंट्स को बनाने के लिए, या फिर फ्यूज़ के जो तार होते हैं उसको बनाने के लिए टीन लीड अलॉय हम यहाँ पर उपयोग में लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। द फ्यूज़ एलिमेंट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ टीन लीड अलॉय, यहाँ पर देखिए टीन लीड अलॉय और सिमिलर लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स, या फिर इसी की तरह के कोई लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम हाई मेल्टिंग पॉइंट लेंगे तो वो वहाँ पर सर्किट को ब्रेक नहीं करेगा, सर्किट को नहीं तोड़ेगा, इसलिए हम लो मेल्टिंग पॉइंट वाले कम पिघलने वाले धातु से जो बना होता है उस मटेरियल को यूज़ करते हैं वहाँ पर फ्यूज़ के एलिमेंट्स को बनाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिएगा, व्हाट रोल डज अ स्विच प्ले इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ में स्विच की क्या भूमिका होती है। विद्युत परिपथ में स्विच की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन क्या है, देखिए, इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या स्विच हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है? बिल्कुल गलत बात है ये तो। इट ओपन्स और क्लोज द सर्किट। ये हमारे सर्किट को ओपन करता है और क्लोज करता है। तो यहाँ ये बात हमारी बिल्कुल पक्की बैठती है, यहाँ पर फिक्स होती है कि जो हमारा सर्किट होता है, सर्किट को बंद करना और चालू करना, यहाँ पर ये बिल्कुल सही रहेगा। तो ये सर्किट को खोलना या बंद करने का काम जो होता है हमारे ये स्विच का काम होता है दोस्तों। तो इट इंक्रीजेज़ द वोल्टेज, ये वोल्टेज को बढ़ाता है, या फिर इट डिक्रीजेज़ द करंट, ये करंट को कम करता है। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा बी जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों, बी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। ये देखिए, यहाँ पर एक स्विच को आपको बताया गया है। तो ये जो है हमारा ये क्लोज सर्किट है दोस्तों, और यहाँ पर ये जो स्विच यहाँ पर लगाया गया है, देखिएगा स्विच अभी ये यहाँ पर आपको बंद नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये हमारा ओपन सर्किट है, जहाँ पर आपको ये जो स्विच है ये आपको चालू दिख रहा है। तो ये स्विच खुला हुआ है यानी कि ओपन है, और ये बंद है यानी कि ये क्लोज्ड है। यही कारण है कि हम वहाँ पर स्विच, किसी भी सर्किट के अंदर स्विच को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज अ फ्यूज़ रिस्पॉन्ड व्हेन द करंट एक्सीड्स इट्स रेटेड वैल्यू। यानी कि जब विद्युत धारा निर्धारित मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज़ किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन कह रहा है, देखिए, इट इंक्रीजेस रेजिस्टेंट, यानी कि ये प्रतिरोध बढ़ाता है। इट डिक्रीजेस वोल्टेज, ये वोल्टेज कम करता है। इट मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, ये पिघलता है या फिर पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है। इट इंक्रीजेस वोल्टेज, ये वोल्टेज को बढ़ाता है। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज अ फ्यूज़ रिस्पॉन्ड व्हेन द करंट एक्सीड्स इट्स रेटेड वैल्यू। यानी कि जब करंट का प्रवाह, जब करंट का लोड जो होता है वो अगर बढ़ जाता है तो फ्यूज़ वहाँ पर क्या करेगा। हमने इसके पहले भी डिस्कशन किए थे कि वहाँ पर फ्यूज़ क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और फिर वो सर्किट को अपने ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। तो ऑप्शन सी जो रहेगा यहाँ पर वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिएगा, व्हाट हैपन्स टू एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन ओपन सर्किट। खुले परिपथ में विद्युत धारा का क्या होता है। व्हाट हैपन्स टू एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन ओपन सर्किट। खुले परिपथ में विद्युत धारा का क्या होता है। तो अगर सर्किट ओपन है वहाँ पर, तो ओपन रहने के बाद क्या होगा, इट फ्लोज़ नॉर्मली, क्या वो नॉर्मली बहेगा वहाँ पर करंट फ्लो। अगर कहीं से आपका वायर टूटा हुआ है या फिर स्विच ऑफ का ऑफ है तो वहाँ से क्या वो करंट आसानी से बहेगा, बिल्कुल नहीं बहेगा, वहाँ से आसानी से करंट फ्लो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर चला गया। इट डिक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड, इसका परिणाम घटता है। क्या इसका परिणाम घटेगा? नहीं, इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। इट स्टॉप्स फ्लोइंग, यानी कि इसका बहना बंद हो जाता है। तो बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही रहेगी कि अगर ओपन सर्किट रहेगा तो वहाँ पर जो उसका जो करंट फ्लो है वो वहाँ पर बहना बंद हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो रहेगा हमारा यहाँ पर, ये ऑप्शन राइट रहेगा। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जब करंट का जो फ्लो होता है, तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो वहाँ पर रुक जाता है, बहना बंद हो जाता है। लेकिन जब क्लोज सर्किट होता है या फिर स्विच ऑन होता है तो वहाँ पर करंट का फ्लो अपनी नॉर्मल अपनी स्थिति में आ जाता है वहाँ पर। तो ये थे हमारे आज के सेशन दोस्तों। अगर कहीं किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।